हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लेक्चर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाएं अभी चल रही हैं, जिसमें कि आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे हैं डेली के डेली। भारतीय संविधान का अपना ही एक जीएस में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में अभी 4 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों कि आर्टिकल 112 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अगर भारतीय संविधान आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि आर्टिकल 112 किससे संबंधित है। दोस्तों, आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने भारतीय संविधान अच्छे से पढ़ा है तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल आपको मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको बिल्कुल मुंह जबानी स्पेशली याद हो जाते हैं, जैसे कि हमारे एफआर है, डीपीएसपी है, एफडी है। ये सारे आर्टिकल जो हैं आपको मुंह जबानी रट भी जाते हैं, ठीक है। और आपका बजट है, यूपीएससी है, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के आर्टिकल्स आपको याद भी हो जाते हैं। और कौन कौन से एक्ट हमारे संविधान में आते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू किस एक्ट की स्थापना हुई है, कौन सा एक्ट किस आर्टिकल के थ्रू लागू किया जाता है, वह सभी हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जीएस में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी श्रृंखला में हमने जो सीरीज प्रारंभ की है कि भारतीय संविधान, दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि संविधान क्या होता है, संविधान का गठन कैसे होता है, ठीक है, और संविधान का क्या महत्व है, यह सभी हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में जाकर के पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउन वीडियो को देख सकते हैं। और उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों, वो बेल आइकन वाली घंटी को भी जरूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, संविधान का या फिर कोई सा भी टॉपिक हो जो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें ताकि सभी टॉपिक आपसे के आराम से कवर हो जाए। तो वीडियो में ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा, सीधे सीधे सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या प्रोसीजर हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस हुई है। तो पहले पिछली वीडियो को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में कि संविधान क्या था, संविधान की परिभाषा क्या थी, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगली हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमने डिस्कशन किया था कि संविधान क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ये सभी हम 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो संविधान की परिभाषा हम देख लेते हैं। संविधान दोस्तों एक मौलिक दस्तावेज है और देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। और सर्वोच्च जो है वो संविधान जो है दोस्तों, वो विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं सृजन करता है। जैसे कि कोई भी मतलब कि राज्य है या स्टेट है, ठीक है, इन सभी की शक्तियों का निर्धारण करता है। किसके पास कितनी शक्ति रहनी चाहिए, किसके पास कितनी शक्ति हो और किसके पास क्या शक्ति नहीं हो, ठीक है, उन सभी के शक्तियों का निर्धारण करता है, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, राज्य के पास कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य नहीं करेगा या यूटी की राज्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है। इन सभी का निर्धारण जो है वो कौन करता है, संविधान करता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इसकी राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वह सभी की शक्तियों का निर्धारण करता है, तो वह शक्तियां लिमिट में रहें, वह उसका मिसयूज ना करे, कि स्टेट हो चाहे वह सेंटर हो, वह इन शक्तियों का मिसयूज ना करे, ठीक है, मिसयूज ना करे। इसके लिए वह उन पर अंकुश लगाता है, ठीक है, संविधान उन पर अंकुश लगाता है। संविधान देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज है। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि संविधान जो है देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज है। अब संविधान सभा के चरण क्या क्या है?
तो वो देख लेते हैं संविधान सभा के हमारे क्या क्या चरण रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था अवधि, वो थी 6 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था दोस्तों? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का कार्य हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का कार्य। ठीक है, और जो हमारा अगली जो अवधि थी हमारी, वो थी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थी, वो है 15 अगस्त। क्या हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। संविधान सभा संप्रभुता संपन्न निकाय संसद के रूप में। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट कार्य था। उसके बाद थी 27 नवंबर, डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 27 नवंबर 1949 क्या हुआ था दोस्तों इस दिन? जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, अपनी संसद के रूप में। ठीक है, यह दिवस, यह दिन जो है वो किस दिन के रूप में माना जाता है? 27 नवंबर 1949 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। यह दिन कौन, यह अवधि जो है किस कार्य के लिए जानी जाती है? संसद के रूप के में। ठीक है, संसद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संसद के रूप में। ठीक है, अब संविधान के जो हमारे क्या क्या उद्देश्य थे बनाने के, ठीक है, उसका क्या प्रयोग हुआ था, गठन क्या था, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे दोस्तों, वह डिस्कशन करेंगे हम कैबिनेट मिशन के बारे में। संविधान सभा की क्या कार्यविधियां रही थी, ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उन्होंने मतलब कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या रेजोल्यूशन रहे थे, संविधान सभा के क्या कार्य रहे थे। ठीक है, समितियां क्या थी, क्या समितियां बनी थी, कौन सी समितियां थी, कौन उनके अध्यक्ष रहे थे, कौन उपाध्यक्ष रहे थे, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष रहे थे, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन के बारे में, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के जो था, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात यह है 1946 में त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत में आया, जैसे कैबिनेट के मिशन से हम नाम से हम जानते हैं। कब आया था यह दोस्तों? इसने 1946 को एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो था, इसमें 3 लोग थे। ठीक है, 3 स्तर पर था ये, 3 स्तर पर प्रतिनिधिमंडल जो था वो भारत आया था, जिससे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वह कौन थे? जैसा कि मैंने कल आपको नाम बताया था, लॉरेंस, जिन्हें हम इन शॉर्ट हम जो नाम जानते हैं इन्हें पैथिक लॉरेंस। ठीक है, भारत के सचिव थे ये, भारत सचिव। और जो दूसरे थे वह कौन थे दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिस्प। और क्रिस्प को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? क्रिस्प मिशन के नाम से। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिस्प। और जो तीसरे थे दोस्तों, वे थे A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर। ये सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो कौन कौन थे? सबसे पहले थे लॉरेंस, आपके पैथिक लॉरेंस, जो कि भारतीय सचिव थे। दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिस्प, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसके? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और A.V. अलेक्जेंडर जो थे दोस्तों, वह नौसेना अध्यक्ष थे। कौन थे? नौसेना अध्यक्ष। तो ये तो थे हमारे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों, वह था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। ठीक है, उनके बीच मध्यस्थता कराना, क्योंकि जो हमारा जो आपके जो क्या कहते हैं, सॉरी, आपके जो मुस्लिम लीग थी वह मान नहीं रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो चाहती थी, मुस्लिम लीग ने इसका संविधान सभा का बहिष्कार किया था। वह चाहती थी कि अलग से देश बने, इसलिए उन दोनों के मध्य समझौता कराने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, और वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में भी सहायता करनी थी। ठीक है,
अब भारत में संविधान सभा का गठन जो था कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1946 में, नवंबर 1946 में किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा ही बताया था, बाकी आज डिस्कशन करेंगे हम कैबिनेट मिशन योजना में। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से तो विधानसभा द्वारा 1946 में इसका गठन कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों के बीच में होना था, ठीक है। किन किन के बीच होना था? मुस्लिम, पहले ये रफ कर देता हूं मैं, मुस्लिम्स के बीच, दूसरा सिख, सॉरी मुस्लिम, सिख और आपके सामान्य, जो कि मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर इन दोनों के अलग, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी सभी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी, ठीक है। कितनी थी? 389। ये मैं आपको डेमो में दिखा देता हूं, मैंने आपके लिए बना दिया है। संविधान सभा का गठन और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जी, मैंने आपको बता दिया। आगे हमारी ये है, तो इसके अनुसार समझ लेते हैं हम। जो सदस्यों की कुल संख्या थी दोस्तों, सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सदस्यों की कुल संख्या थी 389। इसमें जो थी प्रांतों को कितनी सीटें थी दोस्तों? प्रांतों में इसमें 292। संविधान सभा की कुल 398 सीटें थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले प्रांतों को तो दे दी हम लोग 296 सीटें, और जो देशी रियासतों को सीटें बांटी वो कितनी बांटी? 93 सीटें आवंटित कर दी। अब उसमें जो 296 सीटें थी ये वाली, इसमें 292 सीटों का चयन जो था, इन 292 सीटों का चयन जो था ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर थे, 11 ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में 11 प्रांतों तथा 4 का चयन, जो 4 थे दिल्ली, सॉरी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इन 11 प्रांतों के 4 प्रांतों का चयन जो था वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और आपका कुर्ग, अजमेर मारवाड़ एक ही है दोस्तों, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान नहीं दोस्तों, उस वक्त ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, तो इसलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूं ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो चार मैंने यहाँ लिख भी दिया, यहाँ पर 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, ठीक है, 11 गवर्नरों के प्रांत थे, जो थे 11 गवर्नरों के प्रांतों, 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों, जिनमें प्रत्येक को एक एक दिया जाना था, ठीक है। प्रत्येक प्रांत की सीटों का जो प्रमुख जो थे 3 संप्रदाय वो थे मुसलमान, सिख और इन दोनों को छोड़कर, मतलब कि सामान्य मुस्लिम और सिख के अलावा, ठीक है, उनमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। किसमें? उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। अब प्रत्येक विधानसभा में जो था प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। अब एकल संक्रमणीय मत क्या होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? सिंगल वैलिड वोट, ठीक है, सिंगल वैलिड वोट, ठीक है। अब इसके अनुसार होना था, अब उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान तो होना था। अब ऐसे समझ लीजिए आप, प्रांत
व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ठीक है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। कितनी? प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट बराबर एक सीट। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के मध्य करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, किस किस के? मुस्लिम, सिख, और इन दोनों को छोड़कर, मुस्लिम और सिख को छोड़कर सामान्य बाकी सभी लोग। ठीक है, तो ये तो था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, संविधान सभा के गठन के बारे में। कि इससे स्पष्ट तो ये था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्या थी संविधान सभा? क्या थी दोस्तों? संविधान जो सभा थी हमारी, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया, और संविधान सभा ने किसका गठन किया? संविधान सभा ने हमारे संविधान का गठन किया। ठीक है, संविधान सभा जो थी आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन जो था अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? सीमित था। इनका मताधिकार क्या था? सीमित इनका मताधिकार था। ठीक है, सीमित मताधिकार, इनका मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव था दोस्तों, वो कब हुआ था? जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें 296 सीटों हेतु, कितनी सीटों हेतु? 296, जो कि ये है, ये वाली 296 सीटों के हेतु जुलाई अगस्त में 1946 में इनका संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो 208, ठीक है, आईएनसी को 208, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें, और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें मिली थी? स्वतंत्र प्रभार यहां लिख देते हैं हम। छोटे समूह और स्वतंत्र समूहों को, जो फ्री सदस्य थे, उन्हें 15 सीटें मिली थी। तो हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें 93 सीटों पर ही नहीं भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था। हालांकि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हुआ, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, भारतीय ईसाई, ठीक है, ईसाई नहीं दोस्तों, भारतीय ईसाई, ठीक है, भारतीय ईसाई, और एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। ये नोट कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में चुनाव के लिए महिलाओं ने चुनाव किया था या नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा महिलाएं भी इसमें चुनाव में शामिल थीं। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बात को छोड़ दें तो संविधान सभा उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल थी। ठीक है, अगर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दें तो ये तो एक अपवाद के रूप में है दोस्तों, इन सभी को छोड़ दें तो उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल थी संविधान सभा। ठीक है, अब बात करें अगर दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, जो कि संविधान सभा की प्रोसेसिंग कार्यविधि बोल सकते हैं हम, प्रोसेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसकी बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, संविधान सभा की कार्यविधि। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसका प्रथम अधिवेशन जो था दोस्तों, प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का
बहिष्कार किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी और एस.जी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये तो थी संविधान सभा की कार्यविधि, जो प्रोसीजिंग थी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि इसकी संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जो कि अभी क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 29 और 30 दिसंबर के वाले पेपर में आया था, इनमें से एक पेपर में आया था ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु अस्थायी अध्यक्ष जो थे सबसे पहले किन्हें चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और मुस्लिम लीग ने तो इसका बहिष्कार कर दिया था दोस्तों। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसके उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। और बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और जो दोस्तों इसलिए इसमें जो बैठक थी इस बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? संविधान सभा की बैठक में दोस्तों 211 लोगों ने केवल हिस्सा लिया था इस बैठक में। फ्रांस की तरह ही इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष फिर चुन लिया गया था। तो ये तो थी संविधान सभा की कार्यविधि की बात। अब बात करते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव के लिए दोस्तों पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस योजना के अंतर्गत, मैं नोट कर देता हूं, फिर आप बताइएगा, मुझे इसका आंसर बताइएगा। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। ठीक है, तो और ऑप्शन आपको दे दिया जाए। ऑप्शन ए है क्रिस्प मिशन, ऑप्शन बी है आपका नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी आपका दे दिया जाए कैबिनेट मिशन, और ऑप्शन डी है आपका ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त में से सभी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है निम्न में से किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, तो ऑप्शन है आपका क्रिस्प मिशन, ऑप्शन बी है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन, और ऑप्शन डी क्या है आपका उपयुक्त सभी। तो ये बताइए कि किसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके आंसर बताएं फटाफट से, हमें वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके उत्तर बताएं। दोस्तों जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, वीडियो को इसलिए आप बार बार ध्यान से देख लीजिए और उसके अनुसार आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आते जाएंगे। मैं आपको आंसर्स भी बताते जाऊंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पुटअप करते जाऊंगा, ताकि वीडियो आपकी समझ में भी आती जाए और कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अब ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उस उद्देश्य प्रस्ताव क्या है हमारा संविधान का। तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह प्रस्ताव जो था दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके प्रमुख मुद्दों के बीच उचित सारांश के रूप में था। ठीक है,
साथ में इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की भी स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। अब इस संविधान की जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ नोट डाउन भी किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिए आप प्रमुख बातें क्या क्या है, मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। सबसे पहली बात जो है, भारत एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। दूसरी बात जो थी, भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूसरा। अब जो अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता। कानूनों की समानता किसमें? विधि के समक्ष। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग कानूनों की समानता सभी को मिले हमारे देश में। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि को बनाने के लिए स्वतंत्रता होगी और लोक नैतिकता की स्थापना भी सुनिश्चित की जाएगी। अब दोस्तों इसमें अगला जो हमारा जो पॉइंट रखा गया था, जो अगली प्रमुख बात थी वो ये थी कि अल्पसंख्यकों, जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, उनको, पिछड़ी जातियों को जो कि ओबीसी हैं, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा को समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसमें ये बात कही गई थी कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हमारे संविधान में की जाएगी। ठीक है, और जो अगला था वह था अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी। ठीक है, बची हुई शक्तियां जो है वो इकाइयों के पास रहेंगी। किनके पास? राज्य के पास और सेंटर के पास। ठीक है, कानून के पास, उच्च न्यायालय के पास, न्यायालय के पास। ठीक है, और स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। ध्यान रखिएगा, जो ये टॉपिक है, जो ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां, ध्यान रखिएगा इसमें, भारत की समस्त शक्तियां और प्राधिकारों यानी कि अधिकारों का जो अंतिम स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता है। और जो हमारे संविधान में जो आपको प्रियम्बल है, हमारा जो उद्देशिका है हमारी, उसमें भी क्या कहा गया है दोस्तों? उसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये क्या कहा गया है? इसमें क्या बोला गया है? भारत के लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जो सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास, इनका स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। अगर भारत की जनता ही वोट नहीं करेगी तो वोट सरकार कैसे बनेगी? ठीक है, और जो दोस्तों इस प्रस्ताव को सर्वमान्य स्वीकृति कब मिली थी? तो इस प्रस्ताव को सर्वमान्य स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को सभी ने सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया और इस प्रस्ताव में संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव इसी के परिवर्तित रूप से भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, वो संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी के परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसी का परिवर्तित रूप है, जो कि आपको दिखाई भी देता है। पहली ही लाइन है, भारत के पूर्व संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। इसी के अनुसार
तो ये तो था दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। ज्यादा डिटेल करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उस परिवर्तन के अनुसार मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाई है, वो आप देख लीजिए और मैं इसी के अनुसार आपको समझा देता हूँ। संविधान सभा ने से जो खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि जो थे वो धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे, ठीक है। किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 6 राज्यों के, ठीक है, 6 राज्यों के 6 स्टेट के प्रतिनिधि जो थे वो सभा के सदस्य बन चुके थे। किस सभा के? संविधान सभा के प्रतिनिधि 6 स्टेट्स के प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। अब डेट क्या थी? 3 जून, ठीक है। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के पश्चात अन्य जो देशी रियासतें थीं उनके ज्यादातर प्रतिनिधि ने अपने सभा में अपनी सीटें तो ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से में की मुसलमान लीग के सदस्य भी इस सभा में शामिल हो गए, ठीक है। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था उसमें सभा की स्थिति में 3 निम्न परिवर्तन हुए, ठीक है। 3 निम्न परिवर्तन क्या क्या हुए वो मैंने यहाँ आपके लिए नोट कर दिए हैं, शॉर्ट में मैंने लिख भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाएगा, मैंने यहाँ नोट भी करा है। संविधान को सभा को पूर्ण लिख दिया, यहाँ पूरी तरह है, ठीक है। पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया जाएगा जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके अनुसार उसमें जो पहला परिवर्तन था उसमें हमारे संविधान निर्माता जो थे वो किसी भी तरीके का फेरबदल कर सकते थे, कोई भी कानून समाप्त कर सकते थे, उसमें चेंजेस कर सकते थे या कोई भी नया कानून बना सकते थे, ठीक है। ये तो था हमारा पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन हमारा क्या था? मतलब कि हमें इसी के थ्रू आजादी मिल गई थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें इसी के थ्रू आजादी मिल गई। अब दूसरा जो हमारा संविधान था, दूसरा जो हमारा परिवर्तन था वो परिवर्तन था संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, ठीक है। नोट भी कर दिया है मैंने यहाँ पर, संविधान सभा एक विधायिका बन गई। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंप दिए गए। एक तो काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा काम था देश के लिए आम कानून बनाना, ठीक है। एक तो संविधान सभा तो बनानी, संविधान तो बनाना ही था, लेकिन इसके सिवा इसके साथ में देश के लिए कानून व्यवस्था भी लागू करनी थी। मतलब कि संविधान तो हमारे शासन के लिए हो गया, लेकिन देश के लिए, हमारे देश में किस तरीके से क्या कार्य लागू होंगे उनके लिए कानून भी बनाना था, ठीक है। देश के लिए आम कानून भी बनाने के लिए उन्होंने काम सौंप दिए। इस प्रकार दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इसी प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन सी है दोस्तों? भारत की पहली संसद स्वतंत्र संविधान सभा है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन सी है? संविधान सभा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन है, तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद दोस्तों संविधान सभा है, ठीक है। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता कौन करते दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड्स में कि संविधान सभा की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? जीवी मालवंकर करते थे। संविधान सभा जो थी 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। किन दोनों रूपों में?
कि अगर मतलब संविधान सभा की बैठक होती तो अध्यक्षता कौन करता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। और अगर विधायिका की बैठक होती तो कौन करता इसकी अध्यक्षता? जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर कौन किसकी अध्यक्षता करते? अगर विधायिका की बैठक होती तो। ठीक है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इसी तरीके से कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर हम मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर के पूर्ण रूप से बन गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1900। ठीक है, 26 जनवरी 1900 बताइए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर के लागू हो गया था। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा तीसरा का जो परिवर्तन था, इंपॉर्टेंट परिवर्तन, वो था मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल हो चुके जो क्षेत्र थे उन सभी के लिए भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या जो 389 थी, उनकी बजाय कितनी आ गई थी? गिरकर जो 389 सदस्यों की संख्या थी वो इसकी बजाय गिर करके 299 आ गई। ठीक है, भारतीय प्रांत जो थे उन्हें जो मतलब कि अगर औपचारिक रूप से बात करें हम तो ब्रिटिश प्रांत भी जो थे, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत भी मान लें हम कि तो उनकी संख्या 296 थी और 229 देसी रियासतें थी, तो उनकी संख्या 93 से घट करके 70 हो गई। ठीक है, अब 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता का अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे अब अगले स्लाइड में। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 का जो सदस्यता है वो दोस्तों काफी लंबी स्लाइड है, मैं आपको पीडीएफ में बना करके दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लें। ठीक है, उसमें जो प्रांत थे जैसे कि मद्रास है, मद्रास में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? मद्रास में सदस्यों की संख्या हो गई 49, बंबई में हो गई 21, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो गई 25, ठीक है। और अगर देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासत में अरबर जो था उसकी 1, बड़ौदा की 3, भोपाल की बात करें तो भोपाल की भी 1, बीकानेर की 1, ग्वालियर की 4, इस तरीके से मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लें। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आज हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों बाकी कार्य हमारी जो है बचा हुआ रह गया, हमारी समितियां कौन कौन सी हैं, संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां बनी, ठीक है, और संविधान सभा को बनने में कितने दिन लगे। तो संविधान सभा को दोस्तों बनने में कितने दिन लगे? तो 2 साल 11 माह 18 दिन, ध्यान रखिएगा 2 साल, यहाँ स्पेस खत्म हो गया, मैं दोबारा स्लाइड ले लेता हूँ। संविधान सभा को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है कि संविधान को बनाने में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, और कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था दोस्तों। कितने देशों का? लगभग 60 देशों का। ठीक है, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, तब जाकर के हमारे देश का संविधान बनाया है। ठीक है, अब इसकी डिस्कशन करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की पीडीएफ चाहिए, वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको फेसबुक पेज पर आप हमारे लाइक कर देंगे तो फेसबुक पेज पर आपको डेली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वहां पर हम क्विज भी रखते हैं, वहां से आपको क्विज मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, educationhubsmart@gmail.com। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अब दोस्तों आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।